जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री सेट नंबर 10 की ओर हैं, जिसमें हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन लाते हैं। प्रश्न संख्या 1, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन है गया 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927, कराची 1931। इसका सही जवाब होगा लाहौर 1929। लाहौर के 1929 के अधिवेशन में ही यह फैसला लिया गया था। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पास किया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे, परंतु अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराकर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 2, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। अब इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बस गए थे। याद रखिए, इन्हीं प्रवासियों में पंजाब के क्रांतिकारी लाला हरदयाल भी थे। उनके प्रयास से 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इनके प्रमुख नेताओं में भाई परमानंद, रामचंद्र और बरकतुल्लाह आदि थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली, अकबर, शौकत अली। इसका सही जवाब होगा चौधरी रहमत अली। ये बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा हुआ। तो इस प्रश्न को विस्तार से समझें थोड़ा सा। चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक छोटे पैम्पलेट, याद रखिएगा छोटे पैम्पलेट, अब या फिर कभी नहीं में किया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से आप संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1904, 1906, 1905, 1911। इसका सही जवाब होगा 1905, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें आप। 19वीं सदी ज्यों-ज्यों ढलती जा रही थी, भारत में राष्ट्रीय चेतना विकसित होती जा रही थी और उनका केंद्र बंगाल बनता जा रहा था। अंग्रेजों ने इसी जुझारू चेतना को आघात करने के लिए, यानी अंग्रेजों को यह लगने लगा था ऐसा, उसको हैम्पर करने के लिए बंगाल के बंटवारे का निर्णय किया था, जो कि 16 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी रखें। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। यानी आपको इसके स्थापना के हिसाब से देखना है, कब हुआ था घटना, कब हुई थी, इनके आधार पर डेट के हिसाब से। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जालियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, याद रख लेना है, और भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पहली बात याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, 1885, याद रखिए 1885 को हुई थी। ठीक है, जालियांवाला बाग 1919 को हुआ था, सबको पता है 1919। ये इस प्रश्न को समझने के लिए हमें इसका डेट याद होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942। अब इसको क्रम से सजाएंगे तो बिल्कुल क्लियर है। पहला ऑप्शन ए आएगा 1885, फिर उसके बाद कौन आएगा, बिल्कुल सजा हुआ है ही ऑलरेडी। देखो आप 1885, 1919, 1920, 1942, बिल्कुल ABCD क्रम सही है इसका। ठीक है, राइट है ना। इसका क्रम क्या होगा, ABCD ही होगा। क्यों? चूंकि आप ईस्वी को देख सकते हो और फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका क्रम होगा। तो इस तरह से आप याद रखें। धन्यवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, BD सावरकर। इसका सही जवाब होगा BD सावरकर, याद रखिएगा BD सावर इसके आंसर होंगे। और इस प्रश्न को समझिए और विस्तार से। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से एक स्थान जो है BD सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, द्वारा स्थापित किया गया था। कौन? अभिनव भारत समाज, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी।
विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही बाद में आगे चलकर मतलब अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। इसकी शाखा महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में भी सक्रिय थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1926, 1927, 1928, 1929। इसका सही जवाब होगा 1928। इस प्रश्न को विस्तार से समझिए। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन की गठन की गई थी, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी थी। क्यों? चूंकि सारे अंग्रेज थे इसमें। 13 फरवरी 1928 का यह आयोग बम्बई पहुंचा। उस दिन पूरी बम्बई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन गो बैक साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आप अपने पास रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी, कटक। इसका सही जवाब होगा उत्कल। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल मिलता है। आपको पता है कि केसरी वंश के राजाओं की 44वीं पीढ़ियों ने 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में, याद रखिए, इसे 11वीं सदी के पूर्वार्ध तक इसे उत्कल पर शासन किया। याद कीजिए, केसरी वंश के नरेशों ने भुवनेश्वर को लगभग 7 सहस्त्र मंदिरों से अलंकृत भी किया था। तो इस तरह से याद रखें, इसका पुराना नाम उत्कल है। उत्कल यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, है ना। प्रश्न संख्या 9, गिरनार शिलालेख संबंधित है रुद्रसेन से, रुद्रदामन से, रुद्रसेन से, खारवेल से। इसका सही जवाब होगा रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। रुद्रदामन भारत में शासन करने वाले शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण थे। जूनागढ़ गिरनार से एक शक संवत 72 ईस्वी को का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है। खारवेल चेदी वंश का शासक था। रुद्रसेन प्रथम तथा रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश के शासक थे। इस तरह से इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार हम हथियार में बने हुए औजार हम हथियार में प्राप्त करते हैं। औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ गलत मिसप्रिंट बने हो जा लिखा, हो जा नहीं होगा, औजार होगा। ऑप्शन है चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार और झांसी। इसका सही जवाब होगा चिरांद, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। 1962 से 63, याद रखिएगा, में प्रोफेसर BK सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई करने के बाद नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए थे। याद रखना है आपको। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में हिरण के शिंग द्वारा निर्मित हथियार और औजार भी प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उसका नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्रों का कलेक्शन है, यानी संग्रह है, और इनका प्रयोग अर्घ्यु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। यजुर्वेद का कार्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र पंजाल है। यह नामक पुरोहित द्वारा किया करता था। जो यजुर्वेद का कार्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र पंचाल है। यजुर्वेद के दो भाग, दो भेद एक्चुअली, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों का कलेक्शन है, जबकि शुक्ल में छंदोबद्ध मंत्रों के साथ गद्यात्मक भाग भी हैं। याद कीजिए, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की रचना हुई थी और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। ऑप्शन देशी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि पशु। इसका सही जवाब होगा पवित्र पशु। क्या रखेंगे? पवित्र पशु। ऑप्शन सुनिए, इससे पवित्र पशु। अच्छा, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि सैंधव के धर्म ज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी मूर्तियों और पाषाण प्रतिमाओं के बारे में यह हमें जानना जरूरी होता था,
ताकि उसके बारे में हम समझ पाएं। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा भी प्रचलित थी, जिसमें गैंडा, बैल, चीता, भैंसा, कुबरदार बैल आदि प्रमुख थे। इनमें कुबरदार जो बैल थे कि को पवित्र पशु के रूप में उपासना की जाती थी। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर, नंदी, पतंजलि। महाभाष्य याद रखिए पतंजलि। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखिए। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। उनके महाभाष्य में यवन आक्रमण यानी भारत यूनान आक्रमण की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि यवनों ने शाकेत तथा मध्यमिका को रौंद डाला था, यानी उस पर नेस्तनाबूद किया था उसको। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। प्रश्न संख्या 14, विजयनगर साम्राज्य के में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था। ऑप्शन है सभा, नायक, आयागार, प्रधानी। इसका सही जवाब क्या होगा आप याद रखें, ऑप्शन नंबर सी आयागार, है ना। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। नायंकार व्यवस्था की भांति आयंगर व्यवस्था भी थी। विजयनगर कालीन शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण यानी शासकीय स्तर के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, यानी 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। याद रखिए 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयागार कहा जाता था, यानी यह लोकल लेवल पे 12 लोगों का टीम बनता था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से जो गलत है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है भारत के प्राचीनतम में से पर भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, तो सही है। ऑप्शन जो है इसके, गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी के सिक्के डलवाए थे, ठीक है, यह भी सही है। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो गलत है, पूछने गलत कथन का चयन कीजिए तो यही होगा कि भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा किया, यह गलत स्टेटमेंट है। आप इसके बारे में कुछ विस्तार से और भी जानिए। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का जो चलन हुआ था इंडो ग्रीक शासकों द्वारा हुआ था। हर्ष से पूर्व स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन था। हर्ष के सिक्कों पर शिव और पार्वती की आकृतियां मिलती है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, कुषाण काल में मथुरा कला का एक प्रमुख केंद्र था। मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? संगमरमर, सिलेट पत्थर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। इसका सही जवाब होगा लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखिए। कनिष्क के समय में मथुरा कला शैली का जन्म मथुरा में ही हुआ था। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ करता था, जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से संबंधित मूर्तियां भी निर्मित किए जाते थे। अच्छा, बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का अगर श्रेय जाता है तो इसी कला को दिया जाता है। यानी कुषाण काल में मथुरा कला का पूर्ण विकास हुआ था, जो कि इस प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां पर अनेक स्तूपों, विहारों और मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, चोल राजाओं के शासनकाल में उर्र क्या था? ऑप्शन सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सामान्य ग्राम सभा, उसको उर्र के नाम से जानते थे। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी याद रखिए कि यहाँ पर स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में जानकारी इसी से मिलती है। इसमें 3 संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उर्र, सभा और महासभा, जिसको हम नगरम के नाम से भी जानते हैं। इसमें उर्र सर्वसाधारण की जो सामान्य सभा थी उसको कहते थे, जबकि सभा या महासभा को अग्रहार ब्राह्मणों की तथा नगर व्यापारियों की संस्था थी। चोल शासकों द्वारा तथा स्वायत्त ग्राम प्रशासन प्रणाली काफ़ी सफल रही है, जिसमें काफ़ी दिन तक राज्य किए हैं, इसका वर्णन मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। चलिए, चोल राजाओं के बारे में इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी। प्रश्न संख्या 18, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर, भारवी। इसका सही जवाब होगा बारहमिहिर, याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा बारहमिहिर। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। बारहमिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता, जो इसके बारे में वर्णन मिलता है। अच्छा, इसी वर्णन में इसमें जो वर्णन मिलती है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण भी है।
ब्रह्मगुप्त भी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, याद रखिए। इस तरह से आप इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19। अच्छा, इसमें मैच करना है आपको, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। तो याद रखिए इसमें सूरसेन, इधर देखिए अब क्या है, सूरसेन का क्या होगा, मैच करना है आपको। नहीं, सूरसेन याद रखिए, मथुरा याद रखो, इसमें हम मैच कर ही देते हैं यहाँ पर। सूरसेन का मथुरा से मैच करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मिलान करने में आपको सहूलियत। मथुरा। अच्छा, गंधार, गंधार जो है वो तक्षशिला से संबंधित, आपने समझिए शिक्षा केंद्र है। कौशल, कौशल याद रख लेना, कौशल अयोध्या है। अच्छा, वैशाली बज्जी संघ, राइट है ना। तो इस तरह से इसको मिला देने से आपको यह पता चल जाएगा कि ये सब किससे संबंधित हैं। इस प्रश्न के इस बारे में कुछ और जानकारी आप रख सकते हैं कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपदों के 16 महाजनपद के बारे में मैंने जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ा, उसमें आप देख सकते हैं 16 महाजनपदों के बारे में जो उल्लेख मिलता है, उनमें से कुछ इस प्रकार राजधानी से संबंधित है, राजधानी सहित है, जैसे सूरसेन की राजधानी मथुरा, गंधार की तक्षशिला, कौशल की अयोध्या, तब बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। तो इस तरह से मैंने उस समय भी बताया था कि राजधानी से मैच करने के लिए प्रश्न आते हैं, अगर ये भी गलत किया तो आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों का आप बखूबी ध्यान से रखें। चलिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को देखें। पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था कांची, मदुरई, महाबलीपुरम, तिरुचिरापल्ली। इसका सही जवाब होगा कांची। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ और भी जानकारी रखें आप कि पल्लव नरेश का शासन संस्कृत तथा तमिल दोनों में हुआ करता था, जो साहित्य की उन्नति के लिए बहुत विस्तृत रूप से जाना जाता था। कुछ पल्लव नरेश उच्च कोटि के विद्वान भी थे। पल्लवों को कांची, याद रखिए पल्लवों को जो कांची है विद्या का प्रमुख केंद्र थी, जहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय घटिका था। कदम नरेश मयूर शर्मा विद्या अध्ययन के लिए कांची के विद्यालय में ही गए थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से धन्यवाद। आज नहीं